नमस्कार दोस्तों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन शुआन फुक के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअली। और इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। इसके अलावा 7 ही विकास परियोजनाओं को समर्पित भी किया गया जो भारत के सहयोग से वियतनाम में बनी है। ये समिट ऐसे समय हुआ है जब कोरोना वायरस का फैलाव पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत भी उससे ग्रस्त है, वियतनाम भी अछूता नहीं है। इसके अलावा कुछ घटनाएं घट रही हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की जो अतिक्रमण की, विस्तारवाद की नीति है, कुनीति है, उसका शिकार भारत हो रहा है। पिछले 8-9 महीने से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। वियतनाम के साथ भी जो चीन के रिश्ते रहे हैं वो लगभग दुश्मनी वाले रहे हैं। 1979 को कौन भूल सकता है जब करीब करीब 1 महीना चीन और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके मद्देनजर भारत और वियतनाम के जो रिश्ते हैं वो बेहद अहम हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने भी जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारी, उसमें वियतनाम बेहद अहम कड़ी है। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, जो समझौते हुए हैं, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में जो समझौते हुए और जो तबादला ख्याल हुए, उस पर चर्चा करने के लिए और इस समिट का ऐसे मौके पर क्या महत्व है, इसे समझने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन्हीं के पास चले चलते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब। उनसे आप परिचित हैं अच्छे तरीके से, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं। काउंटर टेररिज्म हो या वार सिचुएशंस हो, उनके वो बहुत जानकार माने जाते हैं, महीन जानकार माने जाते हैं। अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके हैं और पूर्वी लद्दाख में भी रहे हैं, घाटी में भी रहे हैं, पूर्वोत्तर में भी रहे हैं। युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं। श्रीवास साहब, आपका स्वागत है। चौधरी साहब, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात राय। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे तीसरे मेहमान हैं प्रमोद जोशी जी। आप जानते हैं, मेरे साथ चर्चाओं में जुड़ते रहे हैं, हिंदुस्तान के पूर्व संपादक हैं दिल्ली एडिशन के और कॉलमिस्ट हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, मनीषी हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं जोशी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। जो 7 समझौते हुए हैं, इनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? और वियतनाम और भारत के जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, वो चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, रणनीतिक हो या सामरिक हो, सामरिक दृष्टि से कितने अहम हैं ये रिश्ते, इस पर तो हम मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब से बात करेंगे। लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, उनकी दृष्टि से आप इस समिट को और जो समझौते हुए हैं उनको कितना अहम मानते हैं? आपने 3 अलग अलग क्षेत्र बताए हैं हमारे जो वियतनाम के साथ रिश्ते हैं। एक सामाजिक और सांस्कृतिक, जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं हमारे करीब 2000 साल से इस इलाके के साथ, मतलब केवल वियतनाम के साथ ही नहीं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, तो जो ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो इलाका है, इसको इंडोनेशिया मतलब इंडो चाइना जिसको कहते हैं, तो आप इसमें इंडो शब्द लग जाने से आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय प्रभाव क्षेत्र है। और ये भी है कि अतीत में भारत का या भारत की जो भी जल सेना कहें या जलता पानी के रास्ते से होने वाला कारोबार कहें या धार्मिक,
क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर अंकोर वाट है वो इसी इलाके में है। मतलब भारत में भी उतना बड़ा मंदिर कोई नहीं है, जो पूरा एक शहर ही है। तो आप पूरा क्षेत्र जो हिंदू संस्कृति और जो हमारा बौद्ध संस्कृति और खासतौर से हिंदू संस्कृति का प्रभाव क्षेत्र है इस पूरे इलाके पर। तो ये 2000 साल के आसपास के पुराने रिश्ते हैं। दूसरी बात आपने आर्थिक और सामरिक या राजनयिक कही है। तो आर्थिक रूप से और सामरिक दृष्टि से, जिसे राजनयिक डिप्लोमेसी कह सकते हैं, इन दोनों लिहाज से वियतनाम हमारे सबसे करीबी मित्र देशों में से एक है। आप यूं कहें कि सन 2000 के आसपास जब जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने वियतनाम को भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त बताया था, सबसे विश्वसनीय। तो उसके पीछे कारण है, एक खाली यही नहीं है कि हम चीन का कारण है, उसका कारण हमारे सांस्कृतिक भी हैं, हमारे और आर्थिक सहयोग के कारण भी हैं। और जो दोनों देशों के बीच में जो कारोबार का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो लगभग 20 अरब डॉलर के कारोबार तक हम इस सन या अगले सन तक पहुंच जाएंगे दोनों देशों के बीच का। तो एक बहुत बड़ा कारोबार है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि वियतनाम आसियान समूह में आता है, देशों के जो संगठन है, और भारत के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 2010 में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है। और हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी आप कहते हैं, जिसको कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक्ट ईस्ट में बदल दिया गया है, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं, सन 2014 में जब ये सरकार आई थी, तो अगस्त 2014 में सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हनोई की यात्रा करके आई थी। तो कई कारण हैं जिसके कारण से केवल आर्थिक कारण, केवल सामरिक कारण, केवल राजनयिक कारण, केवल सांस्कृतिक कारण नहीं, बल्कि इन सारे कारणों को जोड़ करके देखें तो वियतनाम हमारे बहुत करीबी देशों में से एक है। यही उसका महत्व है। और इन 7 समझौतों की जहां तक बात है, ये समझौते सांस्कृतिक, धार्मिक, मतलब जो भी हमारे सामाजिक और आर्थिक और वैज्ञानिक, मतलब न्यूक्लियर रिसर्च से लेकर के स्पेस रिसर्च तक में वियतनाम के साथ हमारी सहयोग हो रहा है। जनरल साहब, जिस तरह का वातावरण इस समय पूर्वी लद्दाख में चल रहा है, और चीन से केवल भारत नहीं, वियतनाम से लेकर के जापान तक और कंबोडिया से लेकर के जितने भी उसके दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए देश हैं या उसकी सरहदों से जुड़े हुए देश हैं, करीब करीब 18 देश ऐसे हैं जिनसे चीन के सीमाई विवाद चल रहे हैं। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच जो भी इस तरह के परस्पर रिश्ते आगे बढ़ते हैं, समझौते होते हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कुछ चीजों की चर्चा भी की है, खास तौर से समुद्री जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए जो यूएन के चार्टर के अनुसार समझौते का जिक्र उन्होंने किया है कि सब देशों को उसको पालन करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि चीन इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बड़ी कनिंगनेस के साथ रिजेक्ट करता आया है। तो ऐसे में चीन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? एक तरीका तो वो है जो क्वाड को सशक्त करने की बात चल रही है। तो आपकी दृष्टि से ये समझौते भारत और वियतनाम के बीच टॉक्स ऐसे माहौल में कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, पहले तो जो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 17 देशों से मिलती है, मगर उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट 23 देश से, तो यही नहीं जो बॉर्डर मिलते हैं, बाकी जो सी के साथ भी मिलते हैं उनसे भी उनकी डिस्प्यूट है। और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से उसने 9 डैश लाइन बना ली है, और उसके बाद जो उसने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने की कोशिश की, तो उसके डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, मलेशिया के साथ भी, ताइवान के साथ भी और ब्रुनेई के साथ भी। इसी प्रकार ईस्ट चाइना सी में उसका सन काकू आइलैंड से जापान के साथ प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो चाइना है वो अपनी मनमर्जी करता है, और इसी पे
जो 2013 के अंदर इंडोनेशिया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी के लिए, उसके अंदर गया था कि इसने जो है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है गलत लिया है, और वो जो जजमेंट थी वो फेवर में आई इंडोनेशिया के, मगर चीन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो चीन इंटरनेशनल कन्वेंशन है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन को, उसको मानता नहीं है। और अभी भारत और वियतनाम की जो बात हो रही है, भारत और वियतनाम दोनों की ही आपस में चीन के साथ कहीं ना कहीं मतभेद है। भारत के मतभेद जो अभी स्टार्ट हुए हैं आपके लद्दाख के अंदर, जहां पर हमारी 3 डिवीजन और उनकी भी 3 डिवीजन एक प्रकार खड़ी हुई है ऑलमोस्ट लड़ाई की सिचुएशन में। इसी प्रकार से वियतनाम और चीन के भी अगर आप रिश्ते देखें तो ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड रहे हैं। यूं तो इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ते गए हैं वियतनाम और चीन के बीच में, मगर आपको जैसे आपने सही बताया था ओपनिंग रिमार्क में, 79 को कौन भूल सकता है जब वियतनाम और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी और वियतनाम ने चीन को बहुत बुरी तरह हराया था, और छोटा देश होते हुए भी उसको एक बार मुंह की चाटनी पड़ी थी चीन को। तो एक बात ऐसी है कि भारत और वियतनाम एक प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर जो वियतनाम का इकोनॉमिक जोन है वहां पर अपना जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहती थी ओएनजीसी, वो भी नहीं कर पाई क्योंकि चीन उसकी शिप्स को जाने नहीं देता। हमारा और नेपाल जो वियतनाम है उसके बीच में काफी रिलेशनशिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यही है कि हम एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में मिलके ओएनजीसी से। दूसरी बात, हमने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से जो डिफेंस का है, हमने $100 बिलियन की एक हाई स्पीड बोट 12 बना रहे हैं भारत में, वो उनको देंगे। उसके बाद जो है अभी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, वो भी एक प्रकार से वियतनाम ने मांगा है, वो भी देंगे, और हथियार भी है धनुष। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत और वियतनाम के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, और साउथ चाइना सी में ही नहीं, इंडो पैसिफिक में भारत और वियतनाम का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है चीन के अगेंस्ट। इसी प्रकार से जो ये क्वाड है, जो 4 देशों का समूह है जिसके अंदर अमेरिका भी है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, भारत है, और इंडो पैसिफिक जिसका मेन मुद्दा है कि भाई एक प्रकार से ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडियन ओशन होना चाहिए इंडो पैसिफिक। इसके अंदर अभी आगे सोच विचार है क्वाड प्लस, उसके अंदर वियतनाम जो देश है उसको भी अंदर जा जाए, साउथ कोरिया को, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बात हो रही है। तो वियतनाम की बात जो इसलिए हो रही है क्योंकि वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि बिल्कुल खड़ा रहा है चीन के अगेंस्ट, जब भी उसने ये आपके एक्सपेनिज्म जो बिहेवियर दिखाया। तो इसलिए भारत और वियतनाम के जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके इकोनॉमिक ही नहीं, मिलिट्री रिलेशन जो है उनकी महत्वता बहुत है, और ये क्वाड का हिस्सा मेरे को लगता है आने वाले समय में बढ़ेगा क्वाड प्लस में। और भारत और वियतनाम के बीच में काफी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम हथियार बेच सकते हैं उनको, उनके साथ एक प्रकार से जॉइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, इकट्ठी मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम एक प्रकार से आपस में कोर्सेज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत और वियतनाम के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके बढ़ रहे। तो यही है कि अगर चीन को आपको एक प्रकार से इंडो पैसिफिक में जवाब देना है, उसके एक्सपेनिज्म को बढ़ने नहीं देना है, तो वियतनाम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और भारत और वियतनाम के जो रिलेशन है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे बताया कि ऐसे तो भारत ने RCEP साइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके 15 देश हैं, जिसके अंदर एशियन कंट्री है, जिसमें वियतनाम भी और 5 दूसरे हैं, मगर भारत और वियतनाम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जी श्रीवास्तव साहब, प्रभात जी, किसी को भी इस बात का गुमान नहीं था, भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रेड चीन और भारत के बीच में हो रहा है। ऐसे में चीन इस तरह से पूर्वी लद्दाख में दादागिरी दिखाएगा, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज आता नहीं है। दक्षिण चीन सागर के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं वो सबको धमकाता रहता है, कभी किसी की सीमा के ऊपर से अपने प्लेन उड़ा देता है, कभी किसी टापू पर जाकर के कब्जा कर लेता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय जो पारगमन है
व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस सब को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने 2 विमान कैरियर युद्धपोत जो है वो दक्षिण आपके प्रशांत क्षेत्र में भी, हिंद क्षेत्र में भी उतारे हैं। अपनी सेना भी वहां पर भेजी है, बहुत सारे फाइटर भी तैनात कर रखे हैं, विमान तैनात कर रखे हैं। लेकिन भारत की नीति ये रही है कि भाई प्रशांत क्षेत्र में, हिंद क्षेत्र में और दक्षिण चीन सागर में भी अमन का एक माहौल रहे, शांति रहे और सब अपना विकास की तरफ देखें। सबकी समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, हेल्थ की चीजें हैं, उनकी तरफ है। लेकिन चीन जिस तरीके से कोरोना काल के बीच में ही इस तरह की हिमाकत कर रहा है कि जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उन सबको परेशान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में भारत को और कौन से कूटनीतिक या जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करने की जरूरत है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में शांति भी बनी रहे, विकास का एक माहौल बना रहे, समन्वय का माहौल बने और संवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो। क्योंकि सब जानते हैं कि युद्ध जो है वो आखिरी उपाय होता है और चीन को अब इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि ये 62 वाला भारत है। जब 1979 में वियतनाम उसको मुंह की खिला सकता है, उसके 20,000 से ज्यादा सैनिकों को मार सकता है, तो भारत तो बहुत बदल चुका है। भारत को अगर कोई भी चुनौती देगा, पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी कंट्री हो, तो भारत तो पूरी तरीके से बदला हुआ है और एक प्रोफेशनल आर्मी इसके पास है, परमाणु हथियार भारत के पास है, रासायनिक हथियार भारत के साथ है, वो किसी को भी सबक सिखा सकता है। तो अगर शांति बनाए रखनी है तो और क्या क्या कूटनीतिक प्रयास या दूसरे प्रयास भारत की तरफ से भी और बाकी देशों की तरफ से भी किए जाने चाहिए। बहुत ही जटिल और उलझा हुआ सवाल आपने किया इस वक्त जो है, लेकिन मैं संक्षेप में इसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा। देखिए, वियतनाम जो है, जैसा अभी आपने जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वियतनाम ऐसा देश है, मैं जब सिविल सर्विस में रहा तो कई बार वियतनाम जाने का अवसर मिला। आप थ्रिल्ड हो जाते हैं उस देश में, आप रोमांचित हो जाते हैं, और किसी देश में हम नहीं होते इतने रोमांचित। 40 लाख लोग अमेरिकन वॉर में मारे गए, 40 लैक्स, इससे रिकॉर्ड। हमारे 3-4 लाख लोग मरे थे 1857 में, आपको याद है। और 3 महाशक्तियों को हराने वाला देश है वो। फ्रांस को हराया 1954 में, और अमेरिका को 1975 में, और 1979 में चीन को उसने शिकस्त दी बुरी तरह। जोशी जी ने बहुत ही समग्र रूप से उसको समेटा, बहुत सुंदर रूप से हमारे रिश्तों को, सांस्कृतिक रिश्तों को, सामाजिक रिश्तों को, धार्मिक रिश्तों को। आप जानते हैं 80% बौद्ध हैं वियतनाम में, हिंदू भी हैं थोड़े से 7-8%, बाकी क्रिश्चियंस हैं और लोग भी हैं। तो वियतनाम जैसा देश तो शायद धरा पर एक ही है। मेरे को लगता है वियतनाम ने जितना जुर्म झेला है दुनिया का, कोई ऐसा गांव मैंने नहीं देखा। मैं काफी बहुत ज्यादा घूमा वियतनाम में, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानना चाहता था वियतनाम को उस दौर में, क्योंकि हमारे रिश्ते तो नेहरू के वक्त से ही, समझिए 1954 में वो आज़ाद हुआ, और 1975 में वो उसने अमेरिका को हराने के बाद 1977 में वो एकजुट हुआ है। हम भी सपना देखते थे काश हम और पाकिस्तान भी एकजुट हो जाएंगे। हमको भी साम्राज्यवादियों ने तहस नहस किया था, अलग किया था, जैसे जर्मनी हुआ, वियतनाम हुआ। तो ये सपना हम देखते थे वियतनाम में खड़े होकर कि कभी भारत भी अखंड भारत बनेगा। खैर वो तो एक सपना है, अभी उन्होंने तो साकार कर दिया। तो चीन के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा सहयोगी, ठीक कहा जॉर्ज ने, एकदम ठीक बात हमारे जनरल साहब ने एकदम ठीक रिमाइंड कराई, जोशी जी ने कराई थी शायद, कि जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था सबसे विश्वसनीय दोस्त है हमारा। दोस्त ही नहीं, वो हमारा गुरु भी बन सकता है। मतलब जैसे हम उसके गुरु बने कभी बुद्ध के काल में भारत बना गुरु वियतनाम का पूरा सांस्कृतिक संस्कार हमारे कारण ही हुआ। तो उससे हम बहुत बहादुरी सीख सकते हैं, चीन से लड़ना सीख सकते हैं। साम्राज्यवाद से हम भी बहुत लड़े हैं, लंबे वक्त तक लड़े हैं, 100 वर्ष की लड़ाई है लगभग, 1857 ऑनवर्ड्स लगातार हम लड़े हैं। वियतनाम भी ऐसे लड़ा है। तो चीन का तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, जबरदस्त ढंग से वियतनाम के साथ खड़े होकर भी देना पड़ेगा। और जो सहयोगी आपने, जापान, अभी जो ईस्ट एक्ट पॉलिसी बनी है उसका नाम बदल दिया, पहले नरसिम्हा राव ने 1991 में उसको बनाया था, लुक टुवर्ड्स, तब वो एक्ट, बात एक ही है, वो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। प्रयाग नाम
रख दें या इलाहाबाद का, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रयाग तो प्रयाग है, इलाहाबाद इलाहाबाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तय है ओंकार जी, मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि चीन सिर्फ युद्ध की भाषा समझता है। हम लोग युद्ध के पुजारी नहीं है, लेकिन अगर आपको चीन को ठीक करना है तो आप पूरी रणनीतिक तैयारी करें, और उसमें जो ऐसा हमारे जनरल साहब ने कहा, क्वाड के साथ साथ वियतनाम भी शामिल हो, साउथ कोरिया भी शामिल हो, न्यूजीलैंड भी शामिल हो, और तब मुंह तोड़ जवाब इसका हम नहीं देंगे। एशिया के अंदर, इसी साउथ चाइना के अंदर हम सबक सिखाएंगे, जैसा कि वियतनाम ने एक बार सिखाया, जबरदस्त ढंग से सिखाया। थोड़ा सोवियत संघ ने भी सिखाया था 1968 में, याद होगा। ये सोवियत संघ भी टूट पड़ा था उस वक्त। इतना सोचा था सोवियत संघ को, जो इतना सहयोगी रहा है हमारा, उन्हीं की वजह से इंकलाब हुआ वहां पर चीन में, उसको नहीं छोड़ा इसने। तो क्या चरित्र है, आप बड़ा समझ के बाहर है हमारे लिए तो चीन का चरित्र। समझ नहीं आता कौन सा जुनून, कौन सा अहंकार। अब तो आर्थिक अहंकार भी जुड़ गया है, पहले तो सैन्य अहंकार ही था। उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशन किया था, 1 करोड़ लोग रिवोल्यूशन में मरे थे, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन में। बड़ा जबरदस्त ढंग से उन्होंने कई देशों को पराजित किया था। उन्होंने भी कई देशों को पराजित किया, क्योंकि चीन पर भी फ्रांसीसियों ने भी हमला किया, जापानियों ने भी रौंदा, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो ये अहंकार जो है ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं चीन का, क्योंकि अब सारी दुनिया समझ चुकी है, पाकिस्तान को जैसे समझ चुकी है ना कि यही है गढ़ असली। यदि चीन को भी अच्छी तरह समझ चुकी है। इसकी फितरत जो है वो विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी बनने की उसकी औकात ना थी, ना है अभी कभी, ना उसको बनना चाहिए। साम्राज्यवादी तो सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड के मत्थे ही बढ़ा जाएगा साम्राज्यवाद तो इसलिए मेरा तो सिर्फ यही कहना है संक्षेप में कि वियतनाम हमारे लिए एक बड़ा काम कर सकता है एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ चाइना इज कंसर्न, क्योंकि चीन को सही और दो टूक सबक अगर किसी ने इस इलाके में सिखाया है तो वो वियतनाम ने सिखाया। छोटा सा देश, 10 करोड़ का देश, हम लोग तो 131 करोड़ के, आप 140 करोड़ हो जाएंगे 2 साल बाद, जो हमारी गिनती होगी 21 में। तो इतना विराट देश जो है वो वियतनाम के साथ खड़ा हो और फिर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, और कोई रास्ता नहीं। प्रमोद जोशी जी, अमेरिका में नए राष्ट्रपति टेक ओवर करने वाले हैं 20 जनवरी को, जो बाइडेन साहब। ट्रंप की क्या नीति थी चीन को लेकर के, भारत के प्रति उनका किस तरह का रुख था, पाकिस्तान को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के बहुत ही क्लियर थे। जो बाइडेन के बारे में आप विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रंप जितने वोकल भी होंगे, और जो टेररिज्म की एक समस्या है उसको लेकर के उतने सख्त भी होंगे। कई तरह की शंकाएं उनके बारे में हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा लिबरल माना जाता है, उदारवादी माना जाता है। और उनके बयान भी अगर आप देखें, और एक खुलासा तो खुद बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक में किया है कि जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन करने वाला था तो उस समय जो बाइडेन उस ऑपरेशन के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे। आप जानते हैं कि चीन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो भारत विरोधी आतंकवादी संगठन है और उनके सरगना है, उनको बचाता रहा है तमाम तरह की पाबंदियों से। तो जो बदलने वाला निजाम है अमेरिका का, उस संदर्भ में अगर हम देखें, हालांकि कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा इससे इनकार किया है जो बाइडेन ने। उन्होंने कहा है कि जो हमारी चीन को लेकर के, हिंद क्षेत्र को लेकर के, प्रशांत क्षेत्र को लेकर के नीति चली आ रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर भी क्या आप अमेरिका में जो बदलाव होने जा रहे हैं और जो भारत के कंसर्न है, टेररिज्म को लेकर के भी, चीन को लेकर के भी, पाकिस्तान को लेकर के भी, और इस पूरे क्षेत्र को लेकर के भी, उसमें कहीं कोई आप शक सुबह देख रहे हैं कि कुछ खतरे भी पैदा हो सकते हैं आने वाले वर्षों में? अगर आप मेरी राय पूछें तो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन भारत के कहीं ज्यादा बड़े समर्थक हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाटकीय अंदाज था और बहुत विश्वसनीय व्यक्ति नहीं थे, इसलिए कि भारत से आपसे तमाम तरह की नाटकीय बातें करने के बाद इमरान खान से कहते थे कि मैं बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं, बस आपके साथ हूं।
दूसरी बात, जो बाइडेन के बारे में शायद हमारे देश में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। अमेरिका में ही नहीं, दुनिया में इस वक्त जो विदेशी मामलों के संबंध में जो सबसे बड़े विचारक हैं, उनमें से एक जो बाइडेन है। इसलिए भारत के साथ जिस समय न्यूक्लियर डील हो रहा था, पहली बात तो यह है कि अमेरिका की नीति के बारे में एक बात आप समझ लें, विदेश नीति अगर होगी तो व्यक्तियों के बदलने से वो इतनी तेजी से नहीं बदलती। वहाँ का एक सिस्टम है जो उसको देखता है। वहाँ कई तरह के समूह, कई संसद की समितियां, बहुत प्रकार के व्यवस्थाएं हैं जो नीतियां तय करती हैं। तो जो भारत के साथ दोस्ती की अमेरिका की नीति है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले 2 बार बराक ओबामा भारत आ गए, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो वो तो दूसरी पार्टी के थे, दो प्रतिस्पर्धी समूह रहे हैं, लेकिन नीतियां तो कर लगभग एक ही जैसी रही। जिस समय न्यूक्लियर डील हो रहा था, तो जो बाइडेन ने, चूंकि उस समय वो सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष थे, उसको सीनेट से पास कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और जो बाइडेन का एक वाक्य है जो उन्होंने बहुत वर्षों पहले कहा था कि सन 2020 एक ऐसा समय होगा जब भारत और अमेरिका दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां एक दूसरे के साथ सहयोग कर रही होंगी, और संयोग से वो वर्ष आज ही है और वो सामने आ रहा है। तो जहां तक जो बाइडेन को लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं है, फिर भी ये तो इंतजार करना पड़ेगा जब 20 जनवरी को वो कार्यभार संभाल लेते हैं कि वो क्या घोषणाएं करते हैं। दूसरी बात कि चीन के बारे में तो उनके मत अभी स्पष्ट हैं कि चीन को लेकर के भी उनकी नीतियां, क्योंकि अमेरिका के चीन के साथ कारोबारी रिलेशंस को लेकर के भी झगड़ा है। वस्तुतः जो भी है आज दुनिया में, आज फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी दो मिलकर के साथ चल रही हैं। इसलिए कि सेनाएं केवल युद्ध लड़ने के लिए ही नहीं होती, सेनाएं देश की ताकत को दूर तक बताने और दिखाने के लिए भी होती हैं। क्योंकि सेना की जरूरत कई बार होती है लड़ने के लिए, कई बार सिर्फ इस बात के लिए होती है कि कोई हिम्मत ना करे अपराधी, क्योंकि जब आप जैसे समुद्र में निकलते हैं तो कई तरह की ताकतें वहां पर काम कर रही होती हैं, क्योंकि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में नौसेनाएं ही चीज को ठीक करती हैं, क्योंकि कोई सिविल लॉज ऐसे नहीं लागू होते खुले समुद्र में इनको लागू किया जा सके। तो इधर भारतीय नौसेना, खासतौर से भारतीय सेना, चूंकि अब एक तरह की सिंगल कमांड में आने की नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सेना के, अब वो थिएटर के रूप में काम कर रही है, जिसमें कि तीनों सेनाएं या चारों या पांचों, अब तो 4 और 5 हो गई हैं, क्योंकि आने वाले स्पेस और साइबर वॉर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी सेना की रणनीति में शामिल होंगे। तो बहुत सारी चीजें अब बदल रही हैं। वियतनाम के संदर्भ में मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा, वियतनाम या पूर्वी जो भारत की नीतियां हैं, कि ये एक आर्थिक सहयोग का एक रास्ता भी होगा, क्योंकि हमें भी आर्थिक विकास चाहिए, वियतनाम को भी चाहिए, और इस पूरे म्यांमार, थाईलैंड या जो भी बीच के देश पड़ते हैं, तो एक मेकोंग गंगा सहयोग समझौता है हमारे इन देशों के साथ, जिसके तहत हम भारत में म्यांमार, बर्मा से लेकर के पूरे एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है, जैसे आप पाकिस्तान का वो देख रहे हैं, जिसमें हाईवे भी होगा और कई प्रकार के औद्योगिक विकास, सड़कें, पुल और कई प्रकार, बल्कि रेलवे लाइंस और कई और तरह के संपर्क के, संचार के रास्ते खोजे जा रहे हैं। और ये चीजें अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, या जो भी एक अवधि है उसमें पूरी होगी। तो ये सहयोग बनाए रखने के लिए और इस सहयोग को स्थिरता दिखाए रखने के लिए हमें सामरिक शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी हमें। और दूसरा ये है कि भारत एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है आगे, और समय है जो, क्योंकि जैसे आर्थिक शक्ति बढ़ेगी उस आर्थिक शक्ति को बनाए रखने के लिए भी हमें सामरिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। वरना आप कितने अमीर हो जाइए, अगर आपके आसपास रक्षक नहीं होंगे, चौकीदार नहीं होंगे, तो लूट ले जाएंगे लोग आपको। तो ये दोनों चीजों, कई बार लोगों को लगता है कि सेना की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है युद्ध की, हथियारों को खत्म कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक वस्तुस्थिति है कि जब तक आपके पास क्षमता नहीं है, जब तक आपके पास दम नहीं है, तब तक आपकी शांति है, अन्यथा आपको छीनने वाले कई प्रकार की शक्तियां दुनिया में काम कर रही हैं।
बाकी ये है कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि क्वाड प्लस की बातें हैं, क्वाड प्लस भी शायद अभी बने, चूंकि अभी क्वाड ही पूरी तरीके से शक्ल नहीं ले पाया, लेकिन इतना जरूर है कि हिंद महासागर में भारत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रास्तों को खुला रखे, चूंकि इंटरनेशनल जो ये समुद्री रास्ते हैं, और भारत की जो खासतौर से अंडमान निकोबार की जो स्थिति है, वहां से जो मलक्का की खाड़ी है, जो मलेशिया और थाईलैंड और जो इस इंडोनेशिया के रास्ते से गुजरती है, जो बहुत नैरो है, वहां से चीनी आगमन को हम रोक सकते हैं, भारतीय नौसेना रोक सकती है। दूसरे, भारत के P-8I जो इन्होंने हवाई जहाज खरीदे हैं, जो लंबी दूरी तक निगहबानी करते हैं, सर्विलांस करते हैं, वो अब साउथ चाइना सी तक, वियतनाम के आसपास तक जाकर के ट्रैकिंग करते हैं पूरे समुद्र की। तो वो एक प्रकार का एक नया जो व्यवस्था बन रही है, उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है। इसके अलावा वियतनाम में भारत के ट्रैकिंग स्टेशन हैं, स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए, वहां पर ग्राउंड स्टेशन भारत ने बनाए हैं, जो हमारी अंतरिक्ष की जो सैटेलाइट्स जाती हैं उनको ट्रैक करते हैं। वो हमारे ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक और पूरे बीच द्वीपों में भी भारत ने कई जगह पर बनाए हैं। तो उन सब की रक्षा करने के लिए, उन सबको ठीक ठाक चलाए रखने के लिए इंडोनेशिया में भारत ने ये फैसिलिटी हासिल की है, जो जहां पर पोत रोके जा सकते हैं, ईंधन वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें, या जैसे वियतनाम को बताया, हम उनको पेट्रोल वोट देने जा रहे हैं, शायद ब्रह्मोस, ऐसे ही फिलीपींस को भी ब्रह्मोस देने की बात हो रही है। तो ये ऐसे तमाम चीजें हैं जो जनरल साहब बेहतर बताएंगे, पर ये कि ये एक समय की बात है, और वियतनाम हमारा एक कितना महत्वपूर्ण देश है, अभी शायद बहुत से लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वियतनाम इन सब में एक बहुत केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद जोशी जी। जनरल साहब, अभी क्वाड का जिक्र किया जोशी जी ने। अमेरिका के 2 मंत्री कुछ ही समय पहले भारत की यात्रा पर आए थे, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, या मंत्री आप कह सकते हैं, उन दोनों ने यहाँ हम अपने समकक्षों से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, और इस बीच क्वाड को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उसमें जो और दक्षिण चीन सागर से वाबस्ता दूसरे देश हैं उनको भी आगे जाकर के शामिल करने की एक योजना पर अमेरिका काम कर रहा है। भारत पहले थोड़ा सा हिचकता था, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा हिचकता था, लेकिन अब वो सारी बाधाएं खत्म हुई हैं चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने नेटो देशों का एक संगठन बनाया हुआ है, उसी तरह के संगठन की जरूरत यहाँ भी लंबे समय से महसूस की जाती रही है। लेकिन मैं रूस के जो हमारे यहाँ राजदूत हैं, निकोलाई कुदाशेव, इनका एक बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि हिंद क्षेत्र का, प्रशांत क्षेत्र का जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और उसको लेकर के भारत की जो चिंताएं हैं, उसको लेकर के हम वाकिफ हैं, यानी रूस जो है वो वाकिफ है। लेकिन जो क्वाड बनाया जा रहा है उसको लेकर के हम थोड़ा सा चिंतित हैं। ये रूस चिंतित क्यों है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाइए। बिल्कुल ठीक है। देखो चौधरी साहब, उससे पहले मैं एक छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि भारत और जो चीन के रिलेशन थे, कहीं ना कहीं हमको ये गलत फहमी रही कि अगर हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे तो चीन के साथ हमारे कभी भी ऐसे तनाव नहीं बढ़ेगा बॉर्डर पे। और इसीलिए हमने जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग थी, बॉर्डर पे इतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। डोकलम में हमने ट्रेलर देखा 2017 में कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली है। और अभी लद्दाख में जो हुआ है, ये समझा दिया है कि अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो आपको मिलिट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा। इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। तो ये सच्चाई हमको पता लगी और इससे हम अभी बड़े जोरों से काम कर रहे हैं। स्पेशली आपके चीन के बॉर्डर के साथ जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस प्रकार से सड़कें बनाई जा रही हैं, और ये यकीन किया जा रहा है कि हम भी उस काबिलियत में पहुंच जाए जितने में चीन पहुंच गया। अभी भी 5-6 साल हम पीछे हैं, मगर
बहुत अच्छी पहल होगी और हम जल्दी ही करेंगे। अभी आपने जो क्वाड की बात की, ये इसमें कोई शक और सवाल नहीं, क्वाड के अंदर जो 4 देश हैं बहुत महत्वपूर्ण देश हैं और इसको कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये एशियन नेटो है। ये जिस प्रकार से यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। पहले जो था ऑस्ट्रेलिया और जापान जो बड़ा खुल के नहीं आ रहे थे क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप जो है चीन के साथ इकोनॉमिक बहुत बड़े थे और इसलिए वो नहीं आ रहे थे। और मालाबार जो एक्साइज होती थी वो पहले हमारी भारत और यूएस के बीच में हुई, फिर जापान आया और ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहता था और ना हम बुलाते थे। डर यही था कि वो कोई भी चीन को एंटेगनाइज नहीं करना चाहता, इंक्लूडिंग इंडिया। मगर जब से साउथ चाइना सी में जो इसने किया और लद्दाख में भारत के साथ किया, तब सबका ये समझ आ गया कि एक्सपेनिज्म अगर आपने चीन का तोड़ना है तो आपको समूह बनाना पड़ेगा। और इसलिए क्वाड जो एक सच्चाई बन गया, जो इनफॉर्मल था उसको फॉर्मलाइज होता जा रहा है। अब वो इंचिंग फॉरवर्ड टूवर्ड फॉर्मलाइजेशन वो हो रहा है और कहीं ना कहीं ये 4 देश जो हैं मिलके एक नीति बना रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक जो है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग आइलैंड स्टेट्स। तो ये जो चीज देख के अभी महसूस हो रहा है कि अगर हमने चीन को एक प्रकार से उसके एक्सपेनिज्म को कम करना है तो ये 4 देश बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ हमें और इसको एनलार्ज करना पड़ेगा क्वाड प्लस। जिस प्रकार से बात हो रही है, वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे हम फिलीपींस को भी ले सकते हैं जो मिलके एक प्रकार से इस क्वाड प्लस को बनाए और इसको थोड़ा सा और फॉर्मलाइज करें। ये इंचिंग टूवर्ड फॉर्मलाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन हो रहा है और ये बहुत जरूरी है आने वाले समय में अगर हम चीन की एक्सपेनिज्म को तोड़ते। मगर जो रूस है, ये भी बात सच है कि रूस और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं रूस का सोच विचार यह है कि जो अमेरिका है वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया जापान का इस्तेमाल कर रहा है और क्वाड की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद के जो रिलेशन रूस के और अमेरिका के नहीं है। और कहीं ना कहीं रूस को ये शक है कि क्वाड से कहीं एंटी रशियन पॉलिसी तो नहीं अडॉप्ट की जाएगी। तो ये बात उसकी जो सोच विचार है वो ठीक है, मगर क्वाड की बहुत जरूरत है इंडो पैसिफिक में अगर आपको चीन की एक्सपेनिज्म को रोकना है। और क्वाड ही नहीं, क्वाड प्लस, और ये एक प्रकार से एशियन नेटो की रूप लेगा आने वाले समय में। और चीन को अगर आपने एक प्रकार से रोकना है तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे जोशी साहब बता रहे थे कि देखो आज की तारीख में अगर चीन किसी चीज से डरा है तो 2 चीजों से डरा है। एक तो कि उसने साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान स्टेट को क्रॉस करने की हिम्मत इतनी नहीं की क्योंकि उसको नेवी जो है चीन से अमेरिका की नेवी से डरता है। और क्योंकि मालूम है सबसे बड़ी नेवी अभी भी जो पावरफुल नेवी अमेरिका की है, उसने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे वो लगा दिए थे, वो यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन। तो ये घबराहट उसको है और इसी प्रकार से उसको ये महसूस है कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो भारत यूं तो ग्राउंड पे बहुत अच्छा है और भारत एक प्रकार से बैटल हार्डन्ड है और हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास रफेल भी आ गए हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगोर, अपाचे अटैक कैप्टर और उसके साथ रफेल। मगर जो गेम चेंजर है वो है भारत की नेवी। भारत की नेवी के अंदर इतनी क्षमता है, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी INS विक्रमादित्य है और उसके साथ जो फ्रिगेट्स हैं उसकी काबिलियत है कि हम मलक्का स्टेट को चोक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर लड़ाई होती है तो चीन की जो भी 70 से 80% उसका ऑयल और ट्रेड जाता है वो बंद हो जाएगा और चीन 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। तो ये घबराहट चीन को बहुत है और चीन इसका कोई ऑल्टरनेटिव रूट सोच रहा है और इसलिए उसका जो है नरमी आई है, क्योंकि भारत की जो नेवी है एक बहुत स्ट्रांग उभर के आई है इंडो पैसिफिक में और वो इंडियन ओशन के अंदर मलक्का स्टेट को बिल्कुल ब्लॉक कर सकती है बाकी देशों से मिलकर। तो ये सच्चाई है, अगर आपको चीन की एक्सपेनिज्म को रोकना है तो आपको इंडो पैसिफिक में 4 देशों को मिलना पड़ेगा और फॉर्मलाइज होगी क्वाड और ये 3-4 देश और बनके क्वाड प्लस बने और तभी रोका जा सकता है। क्योंकि देखो साउथ चाइना सी में जो चीन है वो मनमानी कर रहा है,
9 डैश लाइन बना के उसने अपना इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा दिया। हमारे रिश्ते वियतनाम से, हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऑयल, वो हमको नहीं करने दे रहा वियतनाम के साथ। उसके बाद वो ताइवान को फोर्सिबली ग्रैब करना चाहता है, हांगकांग के अंदर न्यू सिक्योरिटी लॉ लिया, जापान के साथ सैनकाकू आइलैंड के साथ झगड़ा है। तो चीन के साथ सारों का चीन ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो इसलिए उसको इकट्ठा ही बन के ही आप उसका जवाब दे सकते हो। मगर तो ये रूस का एंगल है, उसको हमें यही देखना पड़ेगा, क्योंकि रूस भी तो पाकिस्तान से अभी बातचीत कर रहा है। रूस तो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बना रहा है, तो वो कह रहा है कि रूस कि अगर हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा भारत को, क्योंकि हमारे रिलेशन रूस बोलता है पाकिस्तान से अलग है, स्टैंड अलोन, और इसी प्रकार से इंडिया। मगर सच्चाई ये है कि वो ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो रूस सोच रहा है कि क्वाड है वो थोड़ा सा एंटी रशिया भी होगा, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। मगर भारत के जो रिलेशनशिप है रूस से भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं। ये मानना पड़ेगा रूस को कि आज भी हम 60% अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर रूस से खरीद रहे हैं। हमने S-400 जो ट्रिम्फ है, जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि अमेरिका ने काटसा लगाया, काउंटरिंग अमेरिका इंटरेस्ट थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो सैंक्शन है, और उसने अभी टर्की पे भी लगा दी है और चीन पे भी लगाई है। इसके बावजूद भारत ने रूस से खरीदा है S-400 $5.4 बिलियन का। तो भारत और रूस के रिलेशन बिल्कुल ठीक है, और रूस ये बता रहा है कि भारत का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका क्वाड के अंदर। मुझे नहीं लगता ये सच्चाई है, क्योंकि क्वाड एक जरूरी है इंडो पैसिफिक में, अगर आप चीन के एक्सपेंडिचर को रोकना चाहते हैं। और यही नहीं, क्वाड प्लस की रिक्वायरमेंट है आने वाले समय। जनरल ए के श्रीवास साहब, प्रमोद जोशी जी और प्रभात राय जी, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। भारत और वियतनाम के बीच में जो समझौते हुए हैं उसके संदर्भ में ये चर्चा आज बड़ी फ्रूटफुल रही है, और हमारे दर्शकों को न केवल भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके बारे में, जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको भी आप तीनों ने समझाने की कोशिश की है। और जिस तरह का प्रयास भारत की तरफ से किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगेन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।